नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अरुंधति रॉय के मसले पर आज बात करेंगे और जो बातचीत होगी वो ये नहीं होगी कि अरुंधति रॉय की गिरफ्तारी क्यों की या ये सरकार तानाशाह सरकार हो गई है, मोदी जी का रवैया नहीं बदल गया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये सब बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बातें सब लोग कर रहे हैं। आज हम इस पर थोड़ा गंभीर और गहरी बातचीत करेंगे और ये बातचीत करेंगे कि पिछले 8-10 सालों में सरकार किस तरह पूरे डेस्परेशन के साथ भारत को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं और मेरी नज़र में ये एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ख़ास तौर पे जो डिप्लोमेसी में से जुड़े हुए लोग हैं और वो लोग जो भारत की गुप्तचर सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि इस तरह के कदम अरुंधति रॉय की गिरफ्तारी के नहीं उठाने चाहिए और उनके खिलाफ यूएपीए का मुकदमा चलाने का कदम नहीं उठाना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसको हम समझते हैं, लेकिन समझने से पहले ये खबर समझ लें कि अरुंधति के खिलाफ किस तरह का मुकदमा हुआ है और क्या हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे उस पूरे वातावरण की जिसके बीच में मुकदमा हुआ है। 196 के तहत धारा 196 में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है यूएपीए की, और इसमें जो है अरुंधति रॉय शेख शौकत हुसैन के खिलाफ पहले ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153A, 153B, 504, 505 और यूपीए की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने की परमिशन मांगी गई थी। किसने मांगी थी? दिल्ली पुलिस ने एलजी से मांगी थी। जो धारा 13 है यूएपीए की, वो किसी गैरकानूनी गतिविधि को उकसाने, प्रेरित करने या वकालत करने की सजा से संबंधित है, गैरकानूनी गतिविधि की, और उसमें अधिकतम 7 साल की कैद हो सकती है। लेकिन 53A जो अरुंधति रॉय के ऊपर लगाई गई है वो धारा है धर्म, नस्ल, जन्म, जाति, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने की धारा है। ये सद्भाव के खिलाफ काम करने से संबंधित है। और 153B जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा है, जो धारा है। अब इन दोनों धाराओं को 153A और B को थोड़ा आंख बंद करके मनन करिए, पीछे का चुनाव पूरा का पूरा सुनिए और किस प्रकार इस चुनाव में हर रोज इस देश के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति ने दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने वाला काम किया। इसको एक तरफ रखते हैं, उस व्यक्ति को आज के वीडियो में माफ करके चलते हैं, तो इसको आगे देखते हैं। अब ये जो धारा है इसमें एक 505 है जो जानबूझकर शांति भंग करने से जुड़ी हुई है। ये आपको पता चल गया कौन कौन से मुकदमे हुए हैं अरुंधति रॉय पे। और ये मामला जो है ये 2010 का मामला है, नवंबर या दिसंबर 2010 का है। एलटीजी ऑडिटोरियम में है दिल्ली में, और वहाँ पे आज़ादी द ओनली वे, आज़ादी द ओनली वे इस नाम से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कश्मीर को अलग करने का प्रचार किया गया था, ऐसा प्रशासन का दावा है। और इस सम्मेलन में एसआर गिलानी और अरुंधति रॉय, शेख शौकत हुसैन और बरवर राव शामिल थे। इनमें बरवर राव जो है वो लेफ्टिस्ट लीडर हैं, माओवादी नेता है, लेफ्टिस्ट नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। अब इस मामले में ये 2010 का जो मामला है, अब सोचने की बात यह है कि 2010 के इस मामले से अगर आपको देश के होने वाली इन सारी हानियों का खतरा था जिसके तहत आपने अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है आज 14 साल बाद, तो ये 14 साल में अगर कुछ शांति भंग होनी थी, देश की अखंडता को खतरा पहुंचना था, अगर वैमनस्य फैलना था, बयान ही तो दिया था, तो क्या 14 साल में फैलना गया होता? और जब 14 साल में इनमें से कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ क्या तकनीकी आधार पर किसी के ऊपर आप का मुकदमा चलाएंगे? और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस मामले में एसआर गिलानी जो उस पूरे आयोजन के एंकर थे और संसद में हमले के आरोपी थे, उनको इसी मामले में बरी कर दिया गया था। जिस मामले में एसआर गिलानी को बरी कर दिया गया है, उस मामले में 14 साल बाद अरुंधति राय पे मुकदमा चला दिया गया।
और जो मुकदमा चलाया गया है वो मुकदमा ये कहकर चलाया गया है कि भैया ये समुदायों के बीच में वैमनस्य फला ढिमका तमाम जो धारा है मैंने आपको बता दी। अब 14 साल बाद इस मुकदमे को चलाने की ज़रूरत क्या थी, ये बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। और इस बड़े सवाल के साथ ही हमारे मन में वो चीज़ें आ रही हैं और वो सिलसिला इस वीडियो का शुरू होता है जिससे हमको लगता है कि भारत सरकार के फैसले भारत विरोधी जा रहे हैं और भारत का हित सोचने की जिम्मेदारी इस देश के हर व्यक्ति की है, केवल सरकार की नहीं है। कैसे? शिमला समझौता आपको याद होगा, इंदिरा गांधी ने एक समझौता किया, शिमला समझौता, और समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान अपने सभी मामलों को, एक बड़े गुप्तचर विभाग में काम कर चुके बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, पत्रकार रहे हैं, और उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि हमने शिमला समझौते के तहत ये तय किया था कि हम सारे मामले द्विपक्षीय तरीके से हल करेंगे। पाकिस्तान सैकड़ों कोशिशें कर चुका है इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की और उस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाने की। हर बार पाकिस्तान अपने मुंह की खाकर वापस आ जाता है। कश्मीर का मसला भारत का मसला और भारत सरकार का जो संकल्प है उसके हिसाब से पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब अगर ऐसा है तो ऐसे समय में अगर आप अरुंधति रॉय को गिरफ्तार करते हैं पुराने मामले में, ऐसा मामला जिसके जो भी परिणाम आने थे आ चुके होते अभी तक, क्योंकि उन्होंने जो तीर चलाया था, अगर वो तीर उनका बहुत ही बुरी नीयत से चलाया था तो वो तीर उस दिशा में तो गए ही नहीं जिस दिशा में उन्होंने चलाया था, और ये कह रहे हैं आप उस दिशा में चलाया था, तो पहले ग्राउंड पे ही ये कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन कोर्ट जो है वहाँ मामला जाएगा, वो कहेंगे बोला कि नहीं बोला ये बताओ, उसके बोलने से कुछ हुआ नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इस पर मामला जाएगा। खैर, लेकिन आप अरुंधति रॉय को अगर गिरफ्तार करते हैं तो ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एक ऐसा मसला बनेगा जिसमें भारत को घेरा जाएगा, क्योंकि वो बुकर पुरस्कार विजेता है, वो दुनिया में जानी मानी इंटरनेशनल रेप्यूट की लेखिका है, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने का उसका रिकॉर्ड है और पूरी दुनिया में उसको बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। आप सुनते होंगे कि बहुत सारी दुनिया के देशों में किसी तानाशाह ने किसी साहित्यकार को गिरफ्तार कर लिया था, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आंदोलन चले और आखिर में उन्हें छोड़ना पड़ा, या फिर बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें तानाशाहों की कुर्सियां उखड़ गई। हम भारत को ऐसी स्थिति में, ऐसे विमर्श में क्यों लाना चाहते हैं? अगर एक धारा को छोड़कर बाकी धाराओं में आपने अरुंधति राय के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी थी, मुकदमा चल ही रहा है, तो ये देशद्रोह या राजद्रोह की धारा भी नहीं है। यूएपीए जो है वो अपने आप में एक आतंकवादियों के खिलाफ लगने वाली धारा है, वो लगाकर आप अरुंधति रॉय जैसी लेखिका को गिरफ्तार करना क्यों चाहते हैं? क्या आपकी मंशा ये है कि अरुंधति रॉय गिरफ्तार हों और ये इंटरनेशनल इश्यू बने, भारत को इसमें निशाने पर लिया जाए? जो दुनिया के लोग कश्मीर से फिलिस्तीन की तुलना करना चाहते हैं, उन लोगों को बहाना मिले? क्या हम उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, उन वेस्टर्न फोर्सेस, यूरोपियन फोर्सेस के, अमेरिका और दूसरे फोर्सेस के, जो ये कहते हैं कि कश्मीर को भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है? याद कीजिए, अरुंधति रॉय ने जो बातें कही थी, उन बातों के आधार पर या उस कॉन्फ्रेंस में जो बातें डिस्कस हुई थी उनके आधार पर अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं तो निश्चित तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे ये विमर्श का मस्सा बनेगा। ये भारत विरोधी होगा इस तरह के कदम उठाना, क्योंकि इससे भारत की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। और रहा सवाल सजा का, तो आपने दूसरे सारे कानूनों में मुकदमा चल ही रहा है। और कई बार ये देखना होता है, अगर एक लेखिका को अपने मन की बात कहने का अधिकार नहीं है, ये अरुंधति रॉय ने ट्वीट किया है, तो शर्म की बात है। खैर, ये एक मसला होता तो हम ये वाला इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं निकालते, या मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहता कि ये देश विरोधी बातें हो रही हैं। मैं कश्मीर और पंजाब दोनों को लेकर आज कुछ मामले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। 24 जून 2023 को भारतीय सेना की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पुलवामा जिले के कश्मीर में कुछ ऐसे काम किए जिनमें उस पर गंभीर आरोप लगे। 24 जून को शनिवार को सुबह एक मेजर की लीडरशिप में सैनिकों ने 2 मस्जिदों पर धावा बोला। 24 जून 2023 को वहाँ पर जो मस्जिदों में लोग थे उनसे कहा गया कि आप जय श्री राम के नारे लगाएं, ये रिपोर्ट हुआ है। और 24 जून को एक अल्ताफ़ अहमद भट्ट ने कहा, जो नागरिक समाज समूह के हैं, कि गांव वालों से बाद में जब प्रेशर बनाया गया तो इन अधिकारियों ने माफ़ी मांगी और उस मेजर को हटा दिया गया।
और इस सेना की इस मामले के लिए घाटी के लोगों ने आलोचना की। कश्मीर में जो आतंकवादी विरोधी बल है, राष्ट्रीय राइफल्स वगैरह है, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और इसकी जांच की का आश्वासन सेना ने उस वक्त दिया गया। इसके दो पहलू हैं। भारत की सेना इतनी अनुशासित सेना है पूरी दुनिया की कि कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। दूसरा, यहां जो कुछ हुआ उसके पीछे एक सीधे सीधे पॉलिटिकल एजेंडा था। जय श्री राम का नारा एक राजनीतिक पार्टी का, एक राजनीतिक शक्ति का नारा है। वो किसी धर्म का नारा नहीं है, एक खास आइडियोलॉजी का नारा है। वो नारा सेना के लोग क्यों लगवा रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सेना इतनी अनुशासित भी है कि अगर कहीं और से, राजनीतिक नेतृत्व से, देश के बड़े लोगों से कहलवाया गया होगा तो राष्ट्रीय हित में वो कभी इसको उजागर नहीं करेगी, क्योंकि जो कहा गया होगा कुछ सोचकर क्या कहा गया होगा। इस घटना को अगर आप छोड़ें तो भी, क्योंकि इसमें भाई कई मामले हैं, कई गवाह थे जिन्होंने बताया कि उनके भाई ने मना किया तो उसको पीटा गया और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको हम उसमें सब गाँव में लोगों ने प्रदर्शन भी किया बहुत, लेकिन मैं उसको लेना चाह नहीं रहा हूँ। ये घटना अपने आप में एक संदेश दे रही है जिसके तहत भारत के ऊपर आरोप लगते हैं। इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गलतफहमी हमारी हो सकती है। याद कीजिए कि अभी हाल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं ये जम्मू रीजन में हुई हैं। जम्मू रीजन वो रीजन है जो आतंकवादी घटनाओं से काफ़ी हद तक अछूता रहा है, लेकिन सीमा के बहुत नज़दीक होने के कारण, पाकिस्तान के नज़दीक होने के कारण कहें या LOC के नज़दीक होने के कारण कहें, जम्मू जो है वो सेंसिटिव बहुत है। चूँकि वहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है इसलिए उस इलाके को ख़ास तौर पर कुछ लोग पॉलिटिकल डिवाइड के नज़रिए से अलग रखना चाहते हैं और अब तो राज्य भी अलग बनाने की कोशिश हुई है। जम्मू में एक और कांड हुआ था, चित्ती सिंहपुरा कांड। आप गूगल करेंगे, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है। वहाँ पर भी सिख परिवारों के ऊपर हमले हुए और आतंकवादी हमला उनको घोषित कर दिया गया। बाद में जांच में पाया गया कि कुछ लोगों को, जवानों को वहाँ भेजा गया था जिन्होंने बहुत सारे ऐसे घृणित काम किए जिसको कि मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो चित्ती सिंहपुरा गाँव के लिए भयावह रात थी। यानी जम्मू को भी किसी तरह से आतंकवाद के नज़दीक लाने की कोशिशें पुरानी हैं। अभी जो हाल की 2-3 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ये आतंकवादी घटनाएं भी जम्मू के आसपास हुई हैं जो अपने आप में चिंता जगाने वाली हैं। जम्मू में हिंदू बाहुल्य इलाके में अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो इसको देश भर में ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से अरुंधति रॉय के मामले में भी जब भी कोई शक्ति खड़े होकर विरोध करेगी तो बड़ी आसानी होगी IT सेल के लिए, ट्रोल्स के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उस शक्ति को देशद्रोही शक्ति घोषित करने की। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, वो कहती है आप अरुंधति रॉय के साथ क्या कर रहे हो, तो कहेंगे देखिए देशद्रोही है, उसने भारत से कश्मीर को अलग करने की बात की थी, उसके साथ ये खड़े हुए हैं। तो क्या हुआ? राजनीतिक पहलू, जम्मू का राजनीतिक पहलू। और इसी तरह के राजनीतिक पहलू में एक चीज़ और भी है। जैसे देखिए बंगाल का भी मामला आया था और बंगाल में कहा गया कि बहुत ज़्यादा कुछ महिलाओं के साथ में एक आदमी था वहाँ का तृणमूल कांग्रेस का नेता, वो महिलाओं को बस्तियों में ढूंढ कर उसके आदमी जो है वो बलात्कार करते थे, लड़कियों को उठा लाते थे वगैरह वगैरह। अभी हाल में आपके सामने पूरा मामला हुआ, उस मामले में स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जांच हुई और जो महिला सबसे ज़्यादा उन महिलाओं के नेतृत्व करने वाली थी वो तृणमूल कांग्रेस में मिल गई। और स्टिंग ऑपरेशन में पता चला कि वो पूरा का पूरा जो मामला था वो एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया गया था उस नैरेटिव को खड़ा और बड़ा करने के लिए दिल्ली से बंगाल के इंचार्ज बन के गए थे अमित मालवीय, और वो नैरेटिव खड़ा किया गया और उसका फ़ायदा पूरे भारत में उठाया गया। ममता बनर्जी को एंटी हिंदू और बहुत ज़्यादा उस तरह का एक उसकी छवि बनाने की उनकी कोशिश की जाती है, लेकिन वो बाकी शेष भारत में उसका जो फ़ायदा मिला हो, लेकिन बंगाल में नहीं मिला। अब मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। भारत में कश्मीर करीब करीब शांत हो गया था। मनमोहन सिंह के समय में आतंकवाद की छिटपुट घटनाएं आती थीं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ से जाते थे, घूम फिर के आते थे, और करीब 10-15 साल से ये सिलसिला चल रहा था कि जो भी आतंकवादी घटनाएं थीं और जो भी टकराव था वो भारत की सरकार या उसके प्रतिनिधि भारत की सेना के साथ में आतंकवादियों का होता था। आम नागरिक इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। 2016 की 8 जुलाई को
एक लड़का था बुरहान वानी, उसको सेना की मुठभेड़ में मार दिया गया। वहाँ के लोगों ने कहा कि ये फेक मुठभेड़ थी और इसको मारा गया फेक मुठभेड़ में। इसके खिलाफ हजारों लोग इकट्ठे हो गए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई और झड़पें हुई, और ये मामला जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कश्मीर को तनावपूर्ण दिखाने के बहाने पूरे देश में एक वातावरण बनाया गया, पत्थरबाज कहेंगे और ये वो तमाम सारी बातें हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी भारत कश्मीर से नफरत करने लगा। जब कश्मीर का जिक्र आता था तो लोग सोशल मीडिया पे लिखते थे कि जब बाढ़ आई थी कश्मीर में तब भारत याद आ रहा था इनको। भारत कश्मीर से अलग नहीं है, वो अपने देश को याद करेंगे ना भाई, और वहाँ पर सभी आतंकवादी तो है नहीं। लेकिन ये पूरा जो एपिसोड हुआ जिसमें कर्फ्यू लगा, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, नतीजा क्या हुआ? हिजबुल मुजाहिदीन को मौका मिल गया राजनीति करने का। उसने 3 दिन के शोक की घोषणा कर दी कश्मीर में। भारत सरकार में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की, और ये मामला ऐसे बढ़ता चला गया कि ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से बाकायदा और एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर बहुत सारी बातें की गई। पाकिस्तान को फायदा मिल गया। आपने एक चीज से पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया, कश्मीर को। आप सिर्फ पॉलिटिकल डिवाइड के कारण, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे दुनिया भर में ऐसा हुआ है और इसका नुकसान लगातार हमको हुआ। एक नेत्री थी आशिया अंद्रावी, नेत्री क्या कहें, खुड़पेचिया। वो महिला वहां पर कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे ले लेकर प्रदर्शन करती थी और भारत का मीडिया उसको खूब दिखाता था, देखो कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा है। और उसका फायदा ध्रुवीकरण में लिया गया, हिंदू मुसलमान के डिवाइड में लिया गया। इस तरह के मामले, ये दुख्तरान मिल्लत नाम के एक संगठन है, उसकी वो चीफ थी, और हाफिज सईद और जमात तावा वगैरह की रैली को भी संबोधित करने के आरोप लगे, उस पर उसको बुक किया गया। अब आप सोचिए कि इन घटनाओं को लेकर जो सरकार ने चूकें की वो क्या की? सेना पर आरोप लगे, सेना की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई, उस पर बुरा असर पड़ा। ह्यूमन राइट वायलेशन के बहुत सारे मामले उठे दुनिया भर में। अब संयुक्त राष्ट्र में अगर मामला, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है वो इसको मामले को उठाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। इसके अलावा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे भारत सरकार के ऊपर, और जो लोकल कश्मीर के साथ में उसके ऊपर बहुत सारे मसले उठे, और आज तक कश्मीर के लोगों के साथ में जो कनेक्ट बनना था। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत के लोगों को कश्मीर के लोग अपना दुश्मन नहीं समझते थे। कश्मीर के आतंकवादी भी भारत के लोगों के साथ में संबंध खराब करना नहीं चाहते थे। सिविलियंस पे हमले नहीं होते थे। उसके बाद में आपने देखा किस तरह से 370 पूरा घटनाक्रम सब हुआ। अब पता चला किसी केमिस्ट को मार दिया, किसी गोलगप्पे वाले को मार दिया। अब सिविलियंस को, शेष भारत में रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जाने लग गया, और आतंकवादियों को एक मौका मिल गया भारत को अपना दुश्मन बताने का। यानी एक तरह से कश्मीर के अंदर जो फोर्सेस, सेपरेटिस्ट फोर्सेस थी, उन्होंने भारत को गैर साबित करने के काम किए, जिसमें उनको इन सारे घटनाक्रमों से मदद की मिली, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थू थू हुई सो अलग। कश्मीर को एक तरफ कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये घटनाक्रम सारे के सारे किस तरह से भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं उनकी नज़र में गिरा रहे हैं। पंजाब में आ जाते हैं। किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर आए। बड़ी आसानी से किसानों की मांगों को माना जा सकता था, उसी प्रदर्शन को उसी दिन खत्म किया जा सकता था, या मांगे बाद में मानी ना, माफ़ी मांगी ना, तो अगर लेना संभव नहीं था तो मांगे बाद में क्यों वापस ली। लेकिन एक बड़ा सीन दिल्ली की सीमा पर क्रिएट करके रखा गया। लंबे समय तक बहुत सारे किसान मारे गए, और इस पूरे विरोध के बीच में एक सबसे बड़ा नुकसान का काम ये हुआ कि बार बार सरकार कह रही थी वहाँ खालिस्तानी फोर्सेज हैं, खालिस्तानी फोर्सेज हैं, खालिस्तानी फोर्सेज हैं। तो ये एक मैसेज गया किसानों के बीच में भी और पंजाब के लोगों के बीच में भी कि जो किसान है उनका अगर कोई शुभचिंतक है तो वो खालिस्तानी लोग हैं। और धीरे धीरे खालिस्तान के लोगों को, खालिस्तान समर्थकों को माफ़ कीजिएगा, जिनके नाम से पंजाब आज भी कांपता है, खालिस्तान के आंदोलन की वापसी किसी भी कीमत पे पंजाब के लोग नहीं चाहते हैं। पंजाब के लोग खालिस्तान के किसी भी प्रकार से समर्थक नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं इससे उनको क्या नुकसान होने वाला है।
उनका जीवन कितना मुश्किल होने वाला है। जब तक खालिस्तान आंदोलन रहा, आम आदमियों के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा रहीं। तो खालिस्तानी एलिमेंट्स को अपने पांव जमाने का मौका मिला। देखिए, एक सच्ची है, कड़वी सच्चाई है। आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, आपको वो एहसास नहीं होगा। जो बॉर्डरिंग स्टेट है, पंजाब है, जैसे गुजरात भी है, बंगाल है, तो जो सीमावर्ती राज्य हैं, उन सीमावर्ती राज्यों के अंदर अपनी पहचान को मजबूत रखने की बहुत भयंकर भावना होती है। वो भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत में अपनी पहचान खत्म नहीं करेंगे। पंजाबी है तो वो पंजाबी रहना चाहेगा। पंजाब भारत का हिस्सा एक अलग बात है, आप उसको एक रंग में नहीं रख सकते हो। बंगाल के लोगों को आप उसी रंग में नहीं रंग सकते हो। गुजरात के लोगों को ये नहीं कह सकते हो कि आपकी गुजराती अस्मिता एक तरफ गई, अब तो भारत के हिस्से हो, जैसे यूपी वाला वैसे आप हो। जो बीच वाले लोग हैं वो जिस हद तक एक आइडेंटिटी अपनी छोड़ सकते हैं, वो आसपास के लोग नहीं छोड़ सकते। पंजाब के लोगों को अपनी आइडेंटिटी बहुत प्यारी है। इस बीच में हुआ ये कि जो किसान आंदोलन के बीच में जो भी जुल्मों सितम वगैरह वगैरह चीज़ें हुई, उनका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग ये समझाने में कामयाब रहे पंजाब के लोगों को कि दिल्ली के रहते, दिल्ली वालों के रहते और ये हिंदुओं के रहते, क्योंकि सरकार की हिंदू आइडेंटिटी थी, सिखों का भला नहीं हो सकता। और ये जो चीज़ थी, इस चीज़ के कारण वहाँ पर पंजाब में ध्रुवीकरण हुआ। पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच में एक अजीब सी दरार पैदा हुई, जो कहे पैदा हुई या पैदा की गई। इस बीच में आप देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है अचानक भारत में। उस व्यक्ति का सोशल मीडिया पर सब जगह ज़बरदस्त इंटरव्यू दिखाया जाता है। उस व्यक्ति का महिमा मंडन किया जाता है और उसको एक हीरो के तौर पे पेश किया जाता है। वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है और जब वो हीरो बन जाता है तो सरकार उसको जेल में डाल देती है। और सरकार उसको जेल में डालती है तो फिर उसी तरह के विचारों के समर्थक उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उस पंजाब की ज़मीन पर उन एलिमेंट्स को पांव जमाने का और मौका मिलता है। उसके बाद वो व्यक्ति जेल से चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद वो आदमी चुनाव जीतता है। तो आप सोचिए, पंजाब में जो पंजाबी आइडेंटिटी या कहीं ना कहीं कुछ लोग जो खालिस्तान के पक्ष में हैं, उन लोगों के दिमाग में किस तरह से ताकत आई और उस ताकत के ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी, जिसका पंजाब में कुछ नहीं था, उसने कितनी बुरी तरह उठाया। इस चुनावों के नतीजे आप देख लें। पंजाब बटा लेकिन बीजेपी आगे बढ़ी। बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो करीब 18.56% हो गया, करीब करीब 9% वोट बढ़ा। 11% से 18%, 18.56% हो गया। अब आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से पंजाब को हमने दूर किया। और दूर करने के लिए पहले आपने क्या किया, किसान आंदोलन पे दमन किया, फिर आपने उस व्यक्ति को बढ़ावा दिया, उस व्यक्ति को बड़ा बनाया, बहुत सारे लोगों का वो हीरो बना। उस व्यक्ति के हीरो बनने के बाद आपने उसको जेल में डाला, वगैरह वगैरह किया। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने इस बार किसान जब आंदोलन करने के लिए आने लगे कि आपने तो एमएसपी का वादा किया था, एमएसपी का वादा पूरा कीजिए, तो ऐसी जगहों पर किसान के ऊपर दमन किया गया जहां से पंजाब पे ज्यादा इफेक्ट हो। दिल्ली की सीमा पे अगर कुछ होता है तो उसका उतना असर नहीं होगा जितना पंजाब की सीमा पर होता है। पंजाब हरियाणा की सीमा जो है वहां पर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों ने आंदोलन लगाए, कारियों ने बताया कि उनको किस तरह से पीटा गया बोरों में बंद करके, किस तरह फोर्सेस ने उनको, जो कुछ हुआ वो पूरी गाथाएं कहानियां आपके सामने है। और ये सारा संदेश पंजाब में जा रहा है। संदेश ये है कि हिंदू सिखों के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। और इस सब के कारण क्या हुआ, आपको इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी झेलनी पड़ी। लेकिन बदनामी इतनी ही नहीं थी, बदनामी और बढ़ गई। और ये बदनामी बढ़ाने का काम सरकार ने सीधे सीधे किया। इस वक्त तो आप मान लेते कि चलो जुर्म किया उन्होंने आंदोलन के ऊपर, जानबूझकर एक खालिस्तानी लीडर
पंजाब में, पाकिस्तान में माफ कीजिएगा, मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या होने के बाद में भारत सरकार पर आरोप लगते हैं, भारत सरकार इसका खंडन करती है, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि मोदी की नीति है, जो भी आदमी भारत विरोधी नीति करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो बच नहीं सकेगा। ये आरोप, ये बयान देते हैं वो, और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और इस बीच में पता चलता है कि एक निज्जर का हत्याकांड हो गया कनाडा में। कनाडा में गुरुद्वारे से निकलता हुआ एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में कनाडा का जस्टिन ट्रूडो भारत आता है, मोदी जी से इसके बारे में बात करता है। 5 आइज एक ऐसी संस्था है जो गुप्तचर जानकारियां आपस में साझा करते हैं। उसमें न्यूजीलैंड है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें कनाडा है, उसमें अमेरिका है। उनके साथ में कनाडा पूरी जानकारियां साझा कर रहा है कि निज्जर की हत्याकांड के पीछे भारत है, और भारत सीधे सीधे उसको नकार दे रहा है। तो आप एक संदेश दे रहे हैं उन लोगों के पास में जिनके पास में गुप्त सूचना है, और कह रहे हैं कि हम नहीं मानते कनाडा की, और उसको कनाडा ने बर्दाश्त किया नहीं किया मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन बस असल मतलब यह है कि खालिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनको आपने जिंदा कर दिया, खालिस्तानी आंदोलन को आपने फिर से बड़ा कर दिया, फिर से खड़ा कर दिया। सालों से कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शन ये सब खालिस्तानी करते रहते थे, कभी इस पर इतनी चर्चा नहीं हुई। और उसके बाद वकील साहब, एक और खालिस्तान समर्थक, और इस बार तो कमाल हो गया, पन्नू की हत्या की साजिश का खुलासा अमेरिका ने किया। अमेरिका का जो उसकी अपनी जासूसी संस्था है, उसका जो आदमी था, CIA का जो एजेंट था, उस एजेंट को ही हमारे यहां के एक अधिकारी ने सुपारी दी, और वो जानकारी जाकर उस एजेंट ने अपनी सरकार को दी। कोई भी अधिकारी इतना मूर्ख नहीं होगा, और कोई भी सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी, लेकिन अगर ये मूर्खता की जा रही है तो इसका मकसद ये हो सकता है कि दुनिया में ये संदेश जाए कि हम खालिस्तानियों को निपटा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का नुकसान क्या हुआ? भारत की एक ऐसी छवि बनी जो गैरकानूनी तरीके से दूसरे देशों की धरती पर अपराधों को अंजाम दे रहा है। हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं? हम लगातार ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? हम कश्मीर को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? हम पंजाब के अंदर दोबारा से आग क्यों लगाना चाहते हैं? हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना क्यों करवाना चाहते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि ये सरकार क्यों, किसके लिए कर रही है? इससे किसको फायदा होगा? अगर कश्मीर में अरुंधति राय की गिरफ्तारी के बाद कुछ होगा तो पाकिस्तान का रेडियो और पाकिस्तान का टीवी तो दिन रात यही राग गाता रहता है कि कश्मीर में ये हो गया, कश्मीरियों पे जुल्मों से तब हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कहानी। अरुंधति राय का जो गिरफ्तारी का फैसला है वो तो उनको थाल में रखकर एक मुद्दा देने वाली बात है। एक ऐसा मसला आपने खड़ा करके उनको दे दिया जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। क्यों कर रहे हैं? और ये हमको समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस चाहती हैं कि भारत पर एक दबाव बनाकर रखा जाए, भारत को घेर कर रखा जाए, भारत को कमजोर बनाकर रखा जाए, ताकि भारत इस साउथ एशिया में एक ऐसी पैरेलल फोर्स हो जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। और इस्तेमाल तो हो चीन के खिलाफ, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर वो करवट भी ना ले। या तो लेकिन एक चीज पक्की है, जो भी भारत का शुभ चिंतक होगा वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा जो गलतियां हमारे सामने लगातार आ रही हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।